हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, जैसा एक ऐसा एक पॉइंट है जहां से आपको जो है हर वक्त जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिलते हैं। यदि जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन या ये कह लो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, खासकर वहाँ से जो उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस हिसाब से जो इसको हम पढ़ें और क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो, और साथ ही साथ जो है इसका बेसिक जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड इसका है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि किसी भी देश के लिए चलाने के लिए एक ऐसी मसौदा तो होनी चाहिए, ठीक है, या रूल रेगुलेशन होना चाहिए जिससे जिसके वजह से वो कंट्री जो है प्रॉपर तरीके से चल जाए। ठीक है, तो कहा जाता है किसी देश का जो संविधान होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का एक परिणाम होता है। या ये कह लो कि किसी भी देश का संविधान, ठीक है, किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है, वो क्या है, वो जो है उस देश का सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है, उसमें साफ साफ जो है ये आपको संविधान में दिखेगा कि वो देश जो है कितना विकसित है या उस देश का क्या सतत विकास हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने भारत देश के। ठीक है, भारत देश का क्या सतत विकास रहा है और उसमें भारतीय संविधान का क्या पृष्ठभूमि रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है, ठीक है, इंग्लैंड में सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और ये माना जाता है कि यहीं से जो है चीज़ें सारा का सारा आरंभ होने लगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए कि 1600 शताब्दी में सन 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है इंग्लैंड में हो चुकी थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत में जो है अलग अलग कानून जो है अप्लाई करने लगी कंपनी को चलाने के लिए, फिर उस पे शासन करने के लिए तमाम अलग अलग कानून जो बनाने लगी। वही कहीं न कहीं उनके द्वारा बनाया गया कानून, उनके द्वारा जो अलग अलग डेवलपमेंट किए जाते थे, वो सारे के सारे जो है कहीं न कहीं जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक न्यू बन के उभरा। ठीक है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हम बेसिक पॉइंट्स को केवल हम देख रहे हैं, और इसमें इस लेक्चर सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन सारे पॉइंट्स को हम टच करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि इसी को केवल है ना, एकदम सिलसिलेवार तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने देखा कि जो है कि 1600 शताब्दी में यानी 1600 जो है ईस्वी में जो है क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी और भारत में भी इसकी जो है स्थापना हो गई। ठीक है, यानी कि भारत में भी आया। तो कंपनी ने अलग अलग तरीके का जो है शासन करने के लिए अलग अलग नियम प्रस्तुत किए। तो हम इसको जो है तीन हिस्सों में पढ़ने वाले, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जो है हम लोग थ्री पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। देखो, जब भी पढ़ो तो एक ऐसा न्यूमेरिक सेट करो अपने दिमाग में कि उसका पढ़ना जो है बहुत आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ना भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो। ठीक है, और हमको लर्न भी हो जाए। ऐसा नहीं कि हम जो है एक एक बुक एक दिन में हम ख़त्म कर दें और उससे कुछ सीखे ही ना। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसको हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे।
ठीक है। पहला हिस्सा जो है यहाँ पे जो शासन यानी कंपनी के द्वारा शासन किया गया था, तो पहला हिस्सा जो है ये कंपनी के द्वारा शासन, कंपनी के द्वारा शासन, ये हम लोग पहले हिस्से में पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट में जो है हम पढ़ेंगे क्या, कंपनी के द्वारा शासन। दूसरे में कंपनी के द्वारा शासन के बाद जो है आता है ताज के द्वारा, यानी कि क्राउन के द्वारा जो है क्या शासन किया गया था। तो कंपनी के द्वारा शासन के बाद जो है हम बात करेंगे ताज के द्वारा शासन। ठीक है, ताज के द्वारा, ताज का मतलब ये है कि जिस जो राजा होगा या जिसके ऊपर जो है वो जो ताज होगा उसके द्वारा शासन की बात कर रहे हैं, ताज के द्वारा शासन। तो पहला हो गया कंपनी के द्वारा शासन, दूसरा हो गया ताज के द्वारा शासन, और तीसरी जो बात होगी, ठीक है, फुल एंड फाइनल, वो संविधान के द्वारा शासन। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, संविधान के द्वारा शासन या संविधान का शासन, ये भी कह सकते हो, संविधान का शासन या संविधान के द्वारा शासन। पूरा का पूरा जो है हम इसको 3 हिस्से में पढ़ेंगे, और यहीं से जो है ये हम पढ़ लेंगे कि मतलब भारतीय संविधान का जो है टोटल जो डिवीजन है, ठीक है, पृष्ठभूमि के साथ साथ वो इन 3 हिस्सों में पढ़ हम लोग को मिलेगा। पहले तो कंपनी के द्वारा शासन कब से किया गया था, ये भी अब हम डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है ताज के द्वारा शासन, उसके बाद जो है संविधान के द्वारा शासन। कहा जाता है कि कंपनी का जो सबसे पहला शासन हुआ था वो जो है आपका 1773 से लेकर के 1858 माना जाता है। ठीक है, इसका अगर आप चाहे तो मेंशन कर सकते, 1773 से लेकर के 1858 ये कंपनी के द्वारा शासन माना जाता है। ठीक है, और ताज के द्वारा शासन फिर सब देखो, ये जो ना कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, संविधान का शासन का टाइम पीरियड क्या है इसका। तो ताज का जो शासन है इसी के बाद स्टार्ट होता है 1858 से लेकर के, ठीक है, 1858 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा शासन 1773 से लेकर के 1858 तक, ताज के द्वारा शासन 1858 से लेकर 1947 तक, और फुल एंड फाइनल जो है 1947 से लेकर के 1950 तक। ठीक है, जब तक संविधान अपना खुद का जो है निर्माण नहीं हो जाता है तब तक की बात करता है। ठीक है, अब देखो, अब इनका अगर एग्जाम में ना कई बार ये तो पूछा रहता है, यहाँ पे ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, सीधे पूछ लेता है कि ताज के द्वारा शासन कितने वर्षों तक रहा, या पूछ लेगा आपसे कंपनी के द्वारा शासन जो है कितने वर्षों तक रहा, या संविधान का शासन कितने वर्षों तक रहा। तो ये आपके दिमाग में एकदम 100% लर्न रहना चाहिए, ये अब निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है टोटल 85 वर्ष तक जो है रहा, यानी कि टोटल 85 ईयर्स तक जो है कंपनी के द्वारा शासन किया गया था। और उसमें से अगर हम बात करें ताज के द्वारा शासन, तो 89 वर्ष तक शासन किया गया था, और 1947 से 1950 तक जो संविधान के द्वारा शासन है, ठीक है, वो 3 वर्षों तक शासन किया गया था। तो आपको जो ये भी याद करना है कि कितने वर्षों तक क्या शासन हुआ था, उसका डेट क्या है, और हम लोग पूरे के पूरे जो है 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो हम तीनों को बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम आज की इस वीडियो में कंपनी के द्वारा शासन के बारे में जो है हम कवर करेंगे, और अच्छे से देखेंगे कि कैसे जो है कंपनी के द्वारा शासन हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन के अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1853 का जो है चार्टर एक्ट। तो ये 3 चीज़ें जो है हमको यहाँ से देखना है। देखो क्या हुआ था कि जब उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उस समय शासन, मुगल के लोगों का शासन था। तो जिस समय ये चीज़ हुआ, धीरे धीरे मुगल शासन का अंत होने लगा, और वहाँ पे जो है सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था बंगाल क्षेत्र में किया गया। वहाँ पे उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में जो है एक गवर्नर और का 24 जो सदस्य का टीम था वो गठित किया गया था, और वहाँ से जो है वो अपना स्टार्ट करना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो कंपनी का शासन का बेसिक पॉइंट ये है, हमने पढ़ा, तीन तीन हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो कंपनी का शासन है,
जो हमने बताया कंपनी का शासन कब से कब तक है, तो ये 1773 से लेकर के 1858। अब देख लो, इसमें ही 1773 से 1858 जो कंपनी का शासन, इसमें ही तीन हिस्से डिवाइड किया। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर तुरंत याद करना 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट। यानी इन तीनों चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो अभी आज के इस वीडियो में जो है हम बात केवल केवल करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या वो कमियां थी, क्या वो अच्छाइयाँ थी, या कैसे जो इसको लेके आया गया, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट का जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें जो है कंपनी के द्वारा सबसे पहले ये एक्ट जो है 1773 में इसको लेके आया गया था। ठीक है, अब देखो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला अगर कोई कानून है, ठीक है, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा लेके आया गया था, तो एकदम अपने दिमाग में ये मेंशन कर लेना है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इससे रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के लिए थ्री इंपॉर्टेंस हैं, जिसको हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसमें नंबर फर्स्ट ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्यों के नियंत्रण करने के लिए जो है इसको लेके आया गया। सबसे पहला काम है कि आखिर में इसका महत्व तो क्या है, क्यों लेके आया गया। तो देखो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, ठीक है, उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, और भी जो, या ये कह लो कि उन पे शासन करने के किस हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है, उनको देख रेख करने के लिए ये कानून आया। इस कानून के हिसाब से जो है वहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह नियुक्त किए जाते थे, और वो जो है उसको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे कि कैसे काम किया जा रहा है, कैसे क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पहला काम ये हो गया कि नियंत्रित, ये कानून का इंपॉर्टेंस क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये व्यवस्था किया गया था। दूसरा, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे या राजनीतिक जो कार्य थे, उनको जो यहाँ मान्यता दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्रीय प्रशासन की जो है नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये है कि अब वहाँ पे जो है क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक ऐसा कोई बंदा होगा कि जो सब पे जो है, मतलब काम तो सब लोग करें, लेकिन एक ऐसा होना चाहिए जो सब पे जो है उसका पावर एक के पास हो। ऐसे कर लो कि सबका सेंट्रलाइजेशन जो पावर एक के पास, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैठा है ना, वो इसको भी कंट्रोल करेगा और इसको भी कंट्रोल करेगा। या मान लो यहाँ पे भी है कोई, बहुत सारे हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करने वाला कौन है, ये वाला है। तो इसको कहेंगे हम यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो है तुम्हारा, ये पूरा कंट्रोल पावर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि इसका क्या जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसका जो है फीचर्स देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें बेसिकली तीन विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहला ये था कि गवर्नर जो जनरल का पद था, यानी कि जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, उनका थोड़ा सा जो जो पद था ना, वो इम्प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, और अब उनको जो कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले बंगाल का नॉर्मली गवर्नर जनरल का पद था, जो केवल गवर्नर का पद था। ठीक है, तो अब वो गवर्नर की जगह पे क्या लगा दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अच्छा, वो बंगाल का जो गवर्नर जो भी जनरल होगा उसको जो है सुप्रीम माना गया, यानी कि ये जो है सुप्रीम इसको माना गया। ठीक है, और ध्यान से देखना यहाँ पे, यानी कि मुख्य उसको माना गया। बाकी और भी जो प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, और भी प्रेसिडेंसी जैसे बम्बई हुआ, मद्रास हुआ, तो इनके वहाँ के जो गवर्नर होंगे, ठीक है, इनके पास जो, यानी मुंबई के गवर्नर, मद्रास के जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र के गवर्नर है, ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन माने गए। ठीक है, यानी कि इनके अधीन जो है अन्य प्रेसिडेंसी गवर्नर जो है उनके अधीन होंगे। तीसरा सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि कलकत्ता में कलकत्ता में जो है इन सबके मैटर्स को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जो है
एक उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। यानी कि 1774 में क्या हुआ कि कलकत्ता में जो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। और उस समय इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे सबसे पहले कि एलिजा एप्पे थे। ठीक है, एलिजा एप्पे। ठीक है, सबसे पहले जो एलिजा एप्पे थे। और अगर बात करें बंगाल का जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उस समय कौन थे? वारिंग हेस्टिंग्स। ठीक है, ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए, वारिंग हेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या चीज था। और इसमें जो है ना, इन सभी को कार्यों को नियंत्रण करने के लिए किसकी नियुक्ति किया गया था? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि जब ये स्टेब्लिशमेंट हुआ 1600 में, लेकिन इसका जो कानून था वो 1773 में लेके आया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसमें ये भी बताया गया था कि जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, वो किसी भी भारतीय से कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे, और साथ ही साथ जो है किसी भी प्राइवेट वर्क को नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कंपनी के लोग जो है फिर क्या करते थे, जब देखे कि यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जिसके पास तो बहुत सारे धन है, ऐसे नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो लोग क्या करते थे वहां से अपने खुद, यानी कि देखे कि इतना ज्यादा प्रॉफिट है तो कंपनी को वर्क तो कर रहे हैं, वहां से अपना अलग व्यापार करना स्टार्ट किए प्राइवेटली। तो अब ये दिक्कत ये हो गया कि कंपनी घाटे में चलने लगी। और जब कंपनी घाटे में चलने लगी तो फिर ये सारा कानून और वहीं पे प्रोहिबिशन लगाया गया कि देखो भैया, कोई भी प्राइवेट वर्क में भागीदारी नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में वो नहीं करेगा, और साथ ही साथ किसी भी भारतीय से कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेगा। इन सभी को देखने के लिए, इन सभी को मेंटेन करने के लिए जो है फिर एक बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ही क्या करेगा, यानी कि इन सभी चीज़ों को मेंटेन करेगा। और बाकी सब डिस्प्यूट के लिए 1774 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहले जो जज थे वो क्या एलिजा एप्पे थे। और ये सब था। तो आई होप ये आज का ये जो सेशन था उसमें हम केवल डिस्कस किए हैं कि हमने देखा कि 3 हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहला जो है, जो नॉर्मली जो शासन था कंपनी का, फिर ताज का, फिर संविधान का। लेकिन इसमें कंपनी के शासन के अंतर्गत भी हम लोग 3 देखे हैं, पिट्स इंडिया और ये सारी चीज़ें। लेकिन वो सब हम आगे की चीज़ें, आज का जो बेसिक था ना, हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमको इम्पोर्टेंस याद रखना है और उसके फीचर्स क्या हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे मिलता है, केंद्रीय शासन की व्यवस्था किसमें आई, तो इसमें। ठीक है, बोर्ड, ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है तो किसमें हुआ, इसमें। बंगाल का जो गवर्नर था उसको कब गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया, इसमें। सबसे पहला कानून भारतीय के क्षेत्र में जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये सब जो मेन पॉइंट है इसको लर्न करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।